तो नमस्कार बबुआ लोग का हालचाल। तो बायोलॉजी का जो सीरीज मैंने शुरू किया था उसका पहला पार्ट आ चुका है। आपने देखा कि नहीं देखा? नहीं देखा है तो इसका पिछला जो पार्ट है वो देखिए, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन आज का जो ये टॉपिक है, अमीबा में पोषण और मानव एवं जंतु में पोषण, एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे क्वेश्चन आते हैं, डायग्राम भी आता है बनाने के लिए। इससे 7 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसमें पाचन तंत्र का डायग्राम बनाने के लिए पूछता है। तो पूरा आप ध्यान दीजिए, आज का जो है वो बहुत अच्छे से समझ जाएगा, कहानी की तरह समझेंगे कि पूरा पाचन तंत्र के बारे में। बायोलॉजी को रटना नहीं है, बायोलॉजी को समझना है। तो शुरू करेंगे। और आपका अपना ये यूट्यूब चैनल है विद्या वायरस, तो जुड़िए और अपने पढ़ाई को बेहतर बनाइए। तो इसके पहले जो पार्ट है उसमें बात किया था कि जैविक प्रक्रियाएं क्या होती है। जैविक प्रक्रिया में बात किया था कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं, स्टोमाटा का क्या कार्य होता है। ये सब नहीं देखा है आपने तो पहले वाला वीडियो जाके आप देखिए। तो आज हम बात करेंगे कि अमीबा में पोषण। अमीबा के बारे में सुने होंगे आप, ऐसे एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव के बारे में तो थोड़ा बहुत जानते होंगे। अरे नहीं भी जानते हैं तो मैं बता दूंगा आपको। एक कोशिकीय जीव का मतलब होता है वैसा जीव जिसमें जितनी भी प्रक्रियाएं होती है वो एक सेल के द्वारा ही होता है। अब बहुकोशिकीय मतलब, बहुकोशिकीय कहने का मतलब हो गया कि हम लोग हो गए जानवर, इसमें बहुत सारा सेल होता है। बहुत सारा सेल के मिलने से क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। ऑर्गन के मिलने से क्या बनता है? पूरा जो होता है ऑर्गन सिस्टम। जैसे हम लोग के बॉडी में बहुकोशिकीय हम लोग प्राणी हैं, तो हम लोग के शरीर में अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग जितने भी ऑर्गन बने हुए, जैसे किडनी, लीवर, लंग्स, ये सब। लेकिन एक कोशिकीय जीव में ऐसा नहीं होता, उसमें सिर्फ एक सेल होता है और उसी के द्वारा अपनी पूरी प्रक्रियाएं करते हैं। तो अमीबा भी है, वो एक कोशिकीय जीव में आता है। तो आइए समझते हैं कि अमीबा जो होता है वो अपना पूरा पोषण कैसे करता है। एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो पहले इसके बारे में समझ लेते हैं कि क्या क्या है। तो कोई भी जीव, अमीबा हो मतलब एक कोशिकीय जीव हो या बहुकोशिकीय जीव हो, वो 5 चरण से होकर गुजरता है, तभी जाके वो पूरी प्रक्रिया जो होती है वो पोषण की, वो पूरी हो पाती है। तो पहले इसमें जो प्रक्रिया है वो है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का मतलब क्या होता है? अंतर्ग्रहण का मतलब होता है क्या करना? अंतर्ग्रहण का मतलब होता है खाना को लेके और मुंह में रखना। अंतर्ग्रहण का मतलब खाना मुख में रखना, मतलब खाना को क्या रखे? मुख में रख लिए, तो ये क्या हो गया? अंतर्ग्रहण। पाचन, पाचन क्या होता है? तो इसमें क्या होता है कि बड़े जो कण होते हैं, बड़े कण छोटे सरल टुकड़ों में टूट जाते हैं। मतलब इसमें होते हैं कि बड़े बड़े जो पदार्थ होते हैं वो टूट के छोटे हो जाते हैं, जिसमें पाचन की प्रक्रिया होती है, टूट जाते हैं। अवशोषण क्या होता है? अवशोषण, मान लीजिए कि मैंने खाया, आपने खाया, आपने दाल खाया, चावल खाया, तो दाल चावल जो खाया उससे क्या मिलती है? ऊर्जा। तो अवशोषण का मतलब होता है कि जो भी हमने खाना खाया उससे जो भी ऊर्जा मिली उसी को क्या बोलते हैं? अवशोषण। तो अवशोषण का मतलब होता है खाना पचने से प्राप्त ऊर्जा। अब खाना पच गया, उससे जो ऊर्जा प्राप्त हुआ, और किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो ये होता है रक्त के द्वारा। स्वांगीकरण क्या होता है? तो आप आपने खाना खाया और खाना खाने के बाद क्या हुआ कि रक्त जो है वो बना दिया ग्लूकोज, ऊर्जा। अब ऊर्जा जो है वो कौन उपयोग करेगा? तो ऊर्जा का उपयोग पूरे शरीर में होता है, शरीर के पूरी कोशिका में होती है। तो बने ऊर्जा का अवशोषण शरीर की पूरी कोशिका द्वारा की जाती है। शरीर की पूरी कोशिका द्वारा की जाती है। अब जितने भी आपने खाना खाया, ग्लूकोज बना
और प्रोटीन बना, अमीनो अम्ल के रूप में जो अमीनो अम्ल बना, वो सब का जो यूज है, उपयोग है, वो पूरे शरीर की कोशिका द्वारा किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, स्वांगीकरण। अब बहिष्करण में क्या हुआ, अब कोई भी ऐसा चीज होता है कि आपने खाना खाया तो जरूरी नहीं है वो सब चीज डाइजेशन होता है। डाइजेशन में मतलब पच तो नहीं गया, तो जो भी बेकार पदार्थ बच गए, जो भी बेकार पदार्थ बच जाते हैं वो शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, बहिष्करण। इसको बोल सकते हैं बेकार या फिर अनपचे पदार्थ शरीर से बाहर हो जाते हैं। यही पूरी जो पांच प्रक्रिया है, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिष्करण, यही पांचों प्रक्रिया मिलके पूरा पोषण का जो प्रक्रिया है वो पूरा करते हैं। इन पांचों के बारे में बहुत आसान तरीके से समझेंगे और देखेंगे कि अमीबा जो होता है वो अपना कैसे पूरा जो प्रक्रिया है पोषण का वो कंप्लीट करते हैं। तो आइए समझते हैं। तो अमीबा का अपना कोई जो होता है वो बनावट नहीं होता है, उसकी कोई आकृति नहीं होती है। जैसे हम लोग के शरीर, आपके रिश्तेदार में कोई होंगे, आपके भाई बहन, सबके बॉडी का बनावट अलग है, सबका फेस अलग अलग है, लेकिन अमीबा में ऐसा नहीं होता, क्योंकि अमीबा के पास सिर्फ एक ही कोशिका है। तो अंतर्ग्रहण में क्या होता है कि अमीबा कैसे ले लेते हैं कि ये मान लिया अमीबा हो गया। अमीबा में क्या होता है कि इसमें कोशिका द्रव, ऐसे कोशिका द्रव है, ये पूरा कोशिका द्रव है। बीच में जो होते हैं वो होते हैं न्यूक्लियस, बीच में हो गए न्यूक्लियस। अब अमीबा पाचन कैसे करता है, अमीबा पाचन कैसे, तो अमीबा का स्ट्रक्चर ये हो गया, ये सबसे पहले हो गया अमीबा। अब इसके बाद क्या हुआ कि अमीबा के पास रख देंगे हम कोई खाना, तो हमारे खाना के लिए, खाना खाने के लिए हाथ होता है, हाथ से उठा के मुंह में रखते हैं, लेकिन अमीबा के साथ ऐसा नहीं होता है। अमीबा कैसे खाना खाता है, तो कुटपाद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सीडोपोडिया, कुटपाद का मतलब होता है नकली पैर। अब जहां आप खाना रखेंगे, अमीबा क्या करता है, पैर को वहां फैलाता है और खाना को ऑब्जर्व कर लेता है। कहने का ये मतलब कि जैसे ये अमीबा है, मैंने खाना को यहाँ पे रख दिया, अगर खाना को यहाँ पे रख दिया, ये मान लिया कि भोज्य कण, खाना को यहाँ रख दिए। अब इसके पास क्या होता है कि खाना को जैसे यहाँ पे रखेंगे तो ये हो गया कोशिका द्रव। खाना को यहाँ रखेंगे तो अमीबा क्या करेगा, अपने पैर से जो भी ये खाना है अपने पैर सीडोपोडिया को फैलाएगा, और फैला को क्या करता है, खाना को जो होता है अपने अंदर कर लेता है। कैसे करता है देखते हैं अभी। अब अमीबा क्या करेगा, ये क्या करेगा कि जो खाना है उसको अपने अंदर कर लेगा। अब खाना जो यहाँ पे था, अब ये खाना आ जाएगा यहाँ पे, इसको अपने अंदर कर लिया भोजकन को। इसी को हम क्या बोलते हैं, जब पैर अमीबा का जो होता है वो पैर को फैला के खाना अंदर कर लेता है, जिसको बोलते हैं रिक्तिका। बीच में हो गए इसके न्यूक्लियस, अब इसको बोलते हैं रिक्तिका। अब खाना जैसे अंदर चला गया तो खाना को क्या कर लेते हैं, ये खाना को एब्जॉर्ब, खाना का अवशोषण अमीबा द्वारा कर लिया जाएगा। खाना अब कहाँ चला जाएगा, खाना अब चला जाएगा अंदर। खाना अंदर चला जाएगा, खाना को क्या करेंगे, ये खाना को ऑब्जर्व कर लेगा। ऑब्जर्व करने से जो इसको ऊर्जा है वो ऊर्जा मिल जाती है। ऊर्जा मिलने के बाद अब जो वेस्ट मटेरियल, जो बाकी के बेकार पदार्थ बच गए, वो शरीर से क्या होता है, इसके बाहर निकल जाएंगे। तब क्या होगा, जो वेस्ट मटेरियल जो बच जाएंगे, जो वेस्ट मटेरियल बच जाएंगे, जो यहाँ पे वेस्ट मटेरियल बच गए, वो शरीर से कहाँ निकल जाएंगे, वो शरीर से बाहर निकल जाएंगे यहाँ पे। इसी को क्या बोलेंगे, बहिष्करण। इसमें भी 5 प्रोसेस हुआ कि अमीबा ने सबसे पहले क्या किया कि भोजकण, मतलब खाना यहाँ पे रखे, खाना किए तो क्या किया, पैर को फैलाया, पैर को फैलाया और खाना को क्या किया, अपने अंदर किया, जिसको बोलते हैं रिक्तिका। और उसके बाद
खाना का अवशोषण, उसे ऊर्जा मिला, और ऊर्जा मिलने के बाद क्या हुआ कि अब जो बेकार पदार्थ बच गए वो शरीर से बाहर निकल गया। तो अमीबा का पूरा पोषण यही होता है। एग्जाम में आता है डायग्राम बनाने के लिए, तो ऐसा हम बना सकते हैं। अब देखिए ऐसा बनाया हुआ डायग्राम भी एक बार दिखा देते हैं, लेकिन ऐसा आपको बनाना होगा तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करना हो नोट करते चलिए और आगे देखते हैं। आइए देखिए, अब अमीबा जो है, अमीबा क्या किया कि अमीबा में अंतर करता, अमीबा अपने चारों ओर भोजन घेर लेता है। मतलब भोजन क्या किया, चारों ओर घेर लिया, तभी हमने देखा। उसके बाद भोजन चारों ओर से घिर कर अंदर चला जाता है, भोजन अंदर चला गया। भीतर जाने के बाद यह एक थैली जैसी भाग में कैद हो जाता है, और कैद हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, रिक्तिका। इस थैली में पाचक रस मिलते हैं। इस थैली में क्या मिलते हैं, पाचक रस, जो पचाने का काम करते हैं। भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगता है। कब टूटता है, किसके द्वारा, पाचन के द्वारा। और जो उपयोगी भाग होता है शरीर में, जो काम का भाग होता है जिससे ऊर्जा मिलती है, वो अवशोषित हो जाता है, और बाकी बेकार भाग शरीर से बाहर निकल जाता है। किसके द्वारा, बहिष्करण के द्वारा। तो बाकी जो बेकार भाग हुआ शरीर से बाहर निकल गया। अब यहाँ पे ये था कि ये केंद्रक था, ये खाद्य कण थे। ये खाद्य कण, ये पदार्थ या कुछ पार्ट जिसको बोलते हैं सीरोपोडिया, जिसका मतलब होता है नकली पैर, वो धीरे धीरे अंदर आया। जैसे अंदर आ गया, इसको क्या बोलते हैं, खाद्य रिक्तिका। और जो बाकी का जो पदार्थ था बेकार का, वो बाहर निकल गया। ये पूरी जो प्रक्रिया है ये किस में होती है, अमीबा में। तो बताइए इसमें कोई समझने में दिक्कत है। तो अमीबा की ये पूरी प्रक्रिया समझिए। ऐसे बहुत ही जरूरी है कि इसमें समझना, मानव एवं जंतु में, मानव एवं जंतु का जो पूछा जाता है डायग्राम, कैसे भोजन की पूरी प्रक्रिया होती है, वो एग्जाम में आता है। तो आता है तो ध्यान तो देना पड़ेगा। और आप अच्छे हैं, आप पढ़ने वाले हैं, आप ध्यान देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब सेम जो प्रोसेस है, अब सेम जो प्रोसेस है वो किसके द्वारा है, तो जंतु एवं मानव में पोषण। अब कैसा होता है, तो इसमें भी 5 प्रोसेस होता है। मैंने बताया था अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण में क्या करते हैं, तो अंतर्ग्रहण में क्या करते हैं, खाना मुख में रखना, मतलब मुंह में रखना, इसी को क्या बोलते हैं, अंतर्ग्रहण। खाना को अब दे दिए यहाँ पे, मान लीजिए कि पूरा प्लेट दे दिए भरा हुआ। अब प्लेट को क्या किया, दे दिए। अब खाना को उठा के मुंह में रख लेना है। खाना को उठा के मुंह में रख लिए, तो मुंह में रख लिए, इसी को क्या बोल देंगे, अंतर्ग्रहण। कोई भी चीज, सबसे अच्छा क्या लगता है, खाना, गोलगप्पा। सॉरी। अब पाचन में क्या होता है, पाचन में, तो पाचन में क्या हुआ कि जितने भी बड़े बड़े जो पदार्थ थे वो टूट के सरल टुकड़ों में टूट जाते हैं। किसके मदद से, एंजाइम की मदद से। तो इसमें लिख सकते हैं कि बड़े पदार्थ सरल टुकड़ों में टूट जाते हैं। किसके मदद से, तो एंजाइम की मदद से। अलग अलग एंजाइम होते हैं हमारे शरीर में, तो एंजाइम की मदद से क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, एंजाइम के मदद से। अवशोषण में क्या होता है, तो अवशोषण में क्या होता है कि हमारे शरीर में क्या बनती है, ऊर्जा। भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है। और स्वांगीकरण में क्या होता है, तो जो ऊर्जा प्राप्त हुई उसका उपयोग जो है वो शरीर की पूरी कोशिका द्वारा किया जाता है। प्राप्त ऊर्जा का उपयोग पूरे शरीर के कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। अब बताइए इसमें आपको समझने में कोई दिक्कत हो रही है, कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। अब बहिष्करण में तो बताया था कि जितने भी क्या हुआ, बेकार, जो बेकार पदार्थ जो अनपचे हैं, अनपचे पदार्थ शरीर से बाहर हो जाते हैं। ये पूरी जो प्रक्रिया है,
ये पूरी जो प्रक्रिया है किसमें होती है? मानव में होती है और जितने भी जंतु है उसमें होती है। तो बताइए क्या क्या मैंने बताया कि सबसे पहले क्या होता है? अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण मतलब खाना को उठा के मुंह में रख लेना है। पाचन में क्या होता है कि जो बड़े पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। और फिर क्या बताया? उसके बाद अवशोषण। अवशोषण में क्या होता है कि शरीर में जितना भी खाना खाए उससे ऊर्जा बनती है। अब जो ऊर्जा बनी वो ऊर्जा का उपयोग जो होता है शरीर की कोशिकाओं द्वारा होता है, उसको बोलते हैं स्वांगीकरण। अब बहिष्करण में क्या होता है कि जितने भी बेकार पदार्थ है वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ये पूरा 5 प्रक्रियाएं होती है और इसके द्वारा जो होता है मानव में पोषण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तो बताइए इतना समझे कि नहीं समझे? तो बस याद करते रहना है और पूरा सीक्वेंस में, पूरा सीरीज में, पूरा तरीके से ये पूरी प्रक्रिया पांचों होती है। अब हम देख लेते हैं कि एग्जाम में जो 7 नंबर का क्वेश्चन आता है, 5 नंबर 7 नंबर पूछा जाता है कि पूरी डायग्राम बनाना है और डायग्राम बना के बताना है कि मानव पाचन तंत्र में पूरी जो उसकी भाग होती है वो कहाँ होती है, सबका क्या काम होता है, कैसे भोजन पचता है, तो उसके बारे में अभी समझेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। ऐसे समझने के लिए मैंने तो ऐसे लिख दिया है, बोर्ड पे सब लिखा हुआ है कि अंतर्ग्रहण क्या होता है। तो अंतर्ग्रहण क्या होता है? अंतर्ग्रहण का मतलब अंतर्ग्रहण भोजन शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया है। मनुष्य में भोजन सबसे पहले, मनुष्य में सबसे पहले मुंह से शरीर में प्रवेश करता है, मतलब मुंह से ही भोजन जाता है। अमीबा भोजन कुटपाथ के द्वारा की सहायता से लेता है। अभी अमीबा के बारे में पढ़ा, तो ये अंतर्ग्रहण के बारे में था। ऐसे सबके बारे में एक बार देख लेते हैं। पाचन में क्या होता है? तो पाचन पाचन भोजन के छोटे छोटे कणों में तोड़ने की प्रक्रिया है। बताया था कि जो बड़े पदार्थ होते हैं वो सरल टुकड़ों में टूट जाते हैं। इस प्रक्रिया में भोजन को रासायनिक पदार्थ में बदला जाता है। जितने भी भोजन है वो रासायनिक पदार्थ में बदल जाते हैं। किसके सहायता से? तो हमारे बॉडी में जितने भी एंजाइम होते हैं। मनुष्य में पाचन मुंह से शुरू होकर अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत तक होता है। मतलब मनुष्य में जो पाचन की प्रक्रिया होती है वो मुंह से शुरू होकर ग्रास नली के द्वारा अमाशय, अमाशय से फिर छोटी आंत, छोटी आंत से फिर बड़ी आंत, बड़ी आंत में जाने के बाद फिर मलाशय से क्या होती है? और मल द्वार से बाहर निकल जाती है। तो ये पूरी प्रक्रिया कैसे होती है उसके बारे में समझेंगे। तो इतना मैंने समझा, अब आगे देखते हैं। अवशोषण में क्या होता है? तो अवशोषण वह प्रक्रिया है, अवशोषण वह प्रक्रिया जिसमें पचे हुए भोजन उपयोगी तत्व शरीर कोशिकाओं द्वारा ग्रहण किए जाते हैं और शरीर की वृद्धि और मरम्मत में इसका उपयोग भी होता है। ये अवशोषण के बारे में। स्वांगीकरण, ये इसका इंग्लिश जो है वो, ये नहीं ऑब्जर्वेशन नहीं होगा, इसका होगा एसिमिलेशन, उल्टा लिख दिया। तो स्वांगीकरण वो प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है कि जितने भी जो ऊर्जा बनी है हमारे शरीर में वो शरीर के कोशिकाओं द्वारा, मतलब शरीर की कोशिका द्वारा उपयोग किया जाता है और शरीर के सभी भागों में पहुंचाया जाता है। किसमें? स्वांगीकरण में। जो भी ग्लूकोज बना, जो भी अमीनो अम्ल बना उसको, ये किसके द्वारा होता है? ऊर्जा कैसे बनती है? तो अभी पढ़ेंगे। तो छोटी आंत में क्या होती है कि बिल्ली होती है, बिलाई, जिसको आप कहते हैं क्या? विलाई, जो उंगली के जैसा ऐसा दिखाई देगा, उंगली के जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो क्या करता है? भोजन को पचाने का काम करता है। चलिए आगे अब देखते हैं। बहिष्करण में क्या बताए थे? बहिष्करण मतलब क्या? जो बेकार पदार्थ वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ये पूरी लिखी हुई है कि बहिष्करण में आप 5 पदार्थ बड़ी आंत में पहुंचता है, बड़ी आंत में पहुंचा जहां से पानी शोषित हो जाता है और ये गाढ़ा हो जाता है। इसके बाद ये मलाशय में जमा हो जाता है और गुदा के रास्ते से बाहर निकल जाता है। चलिए अब हम देखते हैं कि पूरे हमारे शरीर में प्रक्रिया जो होती है वो कैसे होती है। तो सबसे पहले सीखते हैं डायग्राम बनाना। अमेरिकन पेंटिंग है, बहुत मजा आएगा। तो देखते रहिए यहाँ पे कैसे बनाते हैं, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो सीखना तो पड़ेगा ना। तो सीखते हैं। क्या करना है? सबसे पहले डायग्राम पे शक नहीं करना है और सीखना है और बनाना है। तो कैसे बनाना है? यहाँ पे चलिए बनाते हैं आपके लिए एकदम अमेरिकन पेंटिंग मस्त। ऐसे कर देना है।
ऐसे बना के इसको खींचना है। ओ, पेट अलग बन गया। चलो पेट अच्छे से बना देते हैं। यहाँ से ऐसे बना देना है। फिर यहाँ से क्या करेंगे इसको, अब आते हैं इसमें बनाते हैं अब छोटी आंत। ये छोटी आंत हो गई। अब इसके बाद यहाँ बनाते हैं बड़ी आंत। ये जो पूरी जो प्रक्रिया, ये जो पूरी जो डायग्राम है वो इसमें छोटी आंत बड़ी आंत यहीं पे होता है। इसको हम बोल देते हैं अमाशय। ये हो गया ग्रसनी, यहीं पे होता है, इसको बोल दिए ग्रहणी। ये हो गई छोटी आंत। और यहाँ जो दिखाई देगा पूरा ये जो प्रक्रिया ये हो गई बड़ी आंत। ऐसे फोटो में दिया हुआ है, मैंने समझाने के लिए बना दिया है बड़ी आंत। छोटी आंत, ये बड़ी आंत। ये जो होता है ये हो गई छोटी आंत बड़ी आंत। अब क्या होता है कि कैसे भोजन जो होता है वो पचता है। तो सबसे पहले ये क्या हो गया आपका ये मुख। तब मुख से आपने खाना खाया। मान ले कि यहाँ पे कोई प्लेट है, इसमें रखा हुआ है बहुत सारा ऐसा खाना, कुछ कुछ रखा हुआ है ऐसे। मान ले कि रखा हुआ है यहाँ पे अंडा। जो वेजिटेरियन होंगे कि नॉन वेजिटेरियन, अंडा वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन? अच्छा, तो अंडा नॉनवेज ही है, लेकिन जो खाते हैं वो कहते हैं कि क्या है नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन है। और यहाँ पे एक रख दिए पनीर, जो जो खाते हैं। अब हमने क्या किया कि यहाँ से उठाया और उठा के यहाँ से कहाँ रखा, मुख में। जैसे मुख से रखा था कहाँ गया, ग्रसनी में। अब एक बहुत ध्यान रखने की बात है, ग्रसनी क्या करता है, कभी फैलता है और संकुचन होता है। तो ग्रसनी के फैलने और संकुचन होने की जो क्रिया होती है उसी को बोलते हैं क्रमाकुंचन। क्रमाकुंचन ये पूछा जाता है, क्रमाकुंचन क्या होता है। तो ग्रसनी के फैलने और सिकुड़ने, ये दोनों सिकुड़ता है फैलता है, इसी को क्या बोलते हैं क्रमाकुंचन। क्रमाकुंचन। अब क्या हुआ, खाना जो होता है वो खाना गया मुख में, और मुंह में जाने के बाद इसी में पाया जाता है लार। लार में कौन सा एक एंजाइम होता है, इसका नाम है टाइलिन। और टाइलिन से जाके मिल जाता है, फिर खाना कैसा होता है लुगदी। लुगदी कहने का मतलब एकदम गीला हो जाता है। और गीला हो गया, जैसे सूखा खाना खाएंगे मुंह में कुछ रहता नहीं, तो फिर जा पाएगा, जाके यहाँ पे अटक जाएगा। कभी कभी देखते हैं कि आपने कभी फास्टिंग किया, बहुत दिन से खाना नहीं खाया, बहुत टाइम हो गया, फिर खाना खाते थे गला पे चुभता है। चुभता है मतलब क्या, उस समय लार नहीं बन पाता है। लार नहीं बन पाएगा तो फिर खाना हमारे शरीर में नहीं आ। अब क्या होता है कि अगर ग्रसनी नहीं होता तो क्या होता है, तो खाली टीन देखें, टीन, टीन में कोई चीज गिराएंगे तो कैसे बजता है साउंड, ढबढब का साउंड आता है। तो अगर हम खाना खाते हैं ना तो पेट में हमारे पूरे एकदम ढबढब का साउंड आता है। तो इसीलिए ग्रसनी जो होता है वो क्या करता है, खाना को धीरे धीरे गीला करके भेजता है कहाँ, अमाशय में। तो ग्रसनी के द्वारा खाना आ जाता है अमाशय में। तो अमाशय में पाया जाता है एक रस जिसका नाम है, अमाशय में पाया जाता है जठर रस। जो कहाँ से निकलता है, जठर ग्रंथि, यही से निकलता है जठर रस। अब जठर रस में भी होता है
अब जठर रस में होता है वो, इसमें 3 पार्ट, 3 चीज होता है, 3 एंजाइम, जिसमें लिक्विड होता है HCl, एक होता है HCl हो गया, और इसमें पाया जाता है श्लेष्मा, और एक पाया जाता है जल। श्लेष्मा जिसको बोलते हैं म्यूकस, जो कि कैसा होता है, चिपचिपा पदार्थ। चिपचिपा क्या होता है, कभी कभी देखते हैं कि आप मल, मतलब बाथरूम गए तो कभी कभी क्या होता है कि ऐसा व्हाइट व्हाइट जो होता है उजला, वो क्या आता है, वो वेस्ट, बेकार, मतलब वेस्ट पदार्थ के रूप में, मल के रूप में बाहर आता है। तो किसके कारण आता है, श्लेष्मा। श्लेष्मा जो होता है वो आमाशय के दीवार पे रहता है, जो धीरे धीरे हमारे पेट में आता है और पेट के द्वारा जो जा गिरता है। HCl का क्या काम होता है, तो ये खाना को अम्लीय बनाता है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मान ले कि मेरा खाने का आदत है 11 बजे डेली। अब कभी कभी ऐसा होता है किसी काम में व्यस्त हो गए, कहीं चले गए, तो खाना खाएं 1 बजे। 1 बजे खाएंगे तो 11 बजे जो HCl है वो रिलीज होगा हमारे शरीर से, मतलब निकलेगा, और निकलेगा तो उसको खाना चाहिए। और खाना जब उस समय पे नहीं मिल पाता है तो वही जो होता है वो पेट के दीवार को खाने लगता है, मतलब पेट पेट का जो है वो धीरे धीरे वो डैमेज करने लगता है लेयर को। अब डैमेज करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, तो धीरे धीरे क्या होता है कि हमारे पेट में दर्द होता है, जिसको बोलते हैं एसिडिटी, गैस हो गया। तो उसके बाद क्या पीते हैं, इनो, जो काम शुरू करे सिर्फ 6 सेकंड में। ये जो काम है वो किससे बनता है, तो उसके लिए अब आसान तरीका भी, अगर क्या करना है तो आप बेकिंग सोडा भी पी सकते हैं, वो भी एक तरह का क्या है, पचाने का काम करता है। तो क्या करते हैं कि जैसे, तो HCl का काम होता है खाना का अम्लीय बनाना। ये जब खाना आप टाइम से नहीं खाएंगे तो आपके बॉडी में रिलीज होगा, और रिलीज होगा तो फिर ये धीरे धीरे क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। तो जैसे हम खाना खाएंगे तो फिर रिपेयर हो जाता है। तो ये पूरा ये पार्ट था कि क्या क्या था, आमाशय हो गया, छोटी आंत। अब खाना जो होता है सबसे ज़्यादा जो पचने का काम होता है कहाँ होता है, छोटी आंत में। जितना भी खाना खाए वो पचेगा कहाँ, तो छोटी आंत में। छोटी आंत में पचने के बाद वो जितने भी बच गए, जैसे पानी हो गया, और जो बचे पदार्थ है वो चले जाते हैं बड़ी आंत में। बड़ी आंत में क्या होता है कि जल का अवशोषण हो जाता है, और अवशोषण होने के बाद जो बच गए पदार्थ वो चले जाते हैं मलाशय में। मलाशय ये होते हैं, यहीं पे होते हैं, इसको बोलते हैं क्या, मलाशय। यहाँ होते हैं, यहाँ नीचे जो होते हैं ये मलाशय, और सबसे जो नीचे में होता है वो क्या होता है, यहाँ ये होता है मल द्वार। तो मलाशय और मल द्वार। तो क्या होता है कि जो अनपचा पदार्थ है वो मलाशय में जाके जमा रहता है। अब मलाशय में जाके जमा है तो हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन वो सिग्नल देता है किसका, कि अब बेकार पदार्थ जमा है, उसको बाहर निकाला जाए। तो बाहर निकाला जाता है तो वही क्या करता है, बाथरूम लगेगा, और बाथरूम लगेगा तो गुद्दा के द्वारा, एनस जो होता है उसके द्वारा जो होता है वो बेकार पदार्थ वो शरीर से बाहर चले जाते हैं। अगर क्या करें, शरीर से अगर बाहर नहीं जाएगा तो हमारे शरीर में धीरे धीरे क्या होगा, जहर बनने लगेगा, टॉक्सिक पदार्थ बनने लगेगा, जिससे पूरा जो होगा वो शरीर डैमेज हो जाएगा। मान लें कि वेस्ट मटेरियल हमारे शरीर में, जैसे घर में कचरा है वो रखे हुए हैं, उसको फेंक नहीं रहे, तो क्या होगा, धीरे धीरे पूरा गंदगी फैलाएगा, गंदगी फैलाएगा तो बॉडी डैमेज होगा, बीमार पड़ेंगे, बीमार पड़ेंगे तो फिर क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। तो इतना समझ में आया। तो पहले क्या हुआ, खाना को मुख में रखें, फिर ग्रसनी के द्वारा, ग्रसनी के द्वारा धीरे धीरे क्या हुआ, ग्रसनी का फैलना और क्या करना, सिकुड़ना, उसको क्रमाकुंचन बोलते हैं। इसमें क्या हुआ कि ग्रसनी में खाना जो होता है वो, खाना जो हुआ वो लार से मिला और क्या हो गया, क्या बन गया, लुगदी, मतलब गीला बन गया, लुगदी गीला बन गया। और गीला होने के बाद क्या हुआ कि ये जितना है यहाँ से खाना वाना शुरू हो गया, खाना आया, खाना आता था कहाँ पहुँच गया, स्टोमक में। स्टोमक में गया तो वहाँ पे जठर ग्रंथि से निकला जठर रस। जठर रस में क्या था, HCl, जो क्या किया, खाना को अम्लीय बनाया, अम्लीय। उसके बाद यहाँ से खाना कहाँ जाता है, छोटी आंत में। छोटी आंत से जो बच गया वो कहाँ जाएगा, ये सब बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत में जाता है, जो बेकार बच गया, जो बेकार पदार्थ बच गया वो कहाँ जाएगा, मलाशय में जाकर जमा रहता है, और फिर मल द्वार द्वारा बाहर निकल जाता है। ये पूरी प्रक्रिया जो होती है वो मनुष्य के पाचन तंत्र में होती है, मानव और जंतुओं में। अब इसके बारे में, जैसे यहाँ था मुख, यहाँ है ग्रसनी, ग्रसनी है, आमाशय है, अग्न्याशय है, बड़ी आंत है, छोटी आंत है, मलाशय और गुदा है। ये पूरा पूरा जो है, अब सबका अलग अलग काम समझेंगे कि सबका अलग अलग काम क्या होता है। अब छोटी आंत में भी होता है कि बहुत सारा एंजाइम पाया जाता है जो क्या करता है, खाना को पचाने का काम करता है। कोई प्रोटीन पचाता है, तो कोई
जैसे सबसे पहले जो होता है वो ऐसा पूछा था कि बताइए कि सबसे पहले जो हमारे शरीर में पाचन होता है वो किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का। इसीलिए जितने भी दौड़ने वाले धावक होते हैं उनको ग्लूकोज दिया जाता है। ग्लूकोज पियेंगे तो कहाँ पाचन उसका हो जाता है? मुख में ही पाचन हो जाता है। बाकी सबका पाचन छोटी आंत में होगा, कहीं स्टोमक में होगा, पेट में, आमाशय में, लेकिन सबसे जल्दी जो पाचन होता है मुख्य में होता है किसका? कार्बोहाइड्रेट का। इसीलिए ग्लूकोज को क्या करेंगे? डायरेक्ट रखेंगे मुंह पे तो तुरंत एनर्जी मिल जाता है। एनर्जी मिलेगा तो भागेंगे बहुत तेज। तो अब आगे देखते हैं ये इतना समझ में आया कि नहीं आया। कि सबसे पहले याद करो, चलो मैं इसको समझो कि कुछ नहीं समझा। सबसे पहले क्या करना है? खाना गया मुख में, मुख से ग्रसनी, ग्रसनी से आमाशय, आमाशय से कहाँ गया? छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर मलाशय के द्वारा, फिर मलाशय में जमा हो गया, फिर मलाशय से क्या हुआ? गुदा द्वारा बाहर निकल गया। ये पूरी प्रक्रिया जो होती है वो कहाँ होती है? मनुष्य के पाचन तंत्र में। अब आगे जो है वो आगे देखेंगे किसके बारे में? अब आगे देख लेंगे कि सबका क्या क्या काम होता है। अब इसमें मैंने बता दिया है पहले ही, एक बार और समझा देते हैं जो लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? तो पाचन की शुरुआत मुख से होती है। बताया है कि पाचन की शुरुआत कोई भी खाना जैसे तुम खा रहे हो, जितना भी दाल चावल सब्जी, उसका शुरुआत कहाँ? मुख से होती है। दांत भोजन को, अब हमारा दांत जो है भोजन को, दांत जो है वो भोजन को क्या करता है? छोटे छोटे टुकड़ों में, दांत जो है भोजन को क्या करता है? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। जीभ भोजन को इधर उधर घुमाता है। जीभ भोजन को इधर उधर घुमाने का काम करेगा, इधर उधर घुमा देगा। लार में क्या होता है? टाइलिन, सेलेब्री एमाइलेज जिसको बोलते हैं, वो एंजाइम होता है जो स्टार्च का पाचन से, स्टार्च मतलब क्या? ग्लूकोज मतलब क्या? कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू करता है। पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? मुख से। यही याद रखना है कि पाचन की शुरुआत मुख से होती है और सबसे पहले पाचन किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट मतलब स्टार्च का। तो याद है कि पाचन की शुरुआत मुख, खाना खाएं, खाना खाया तो फिर क्या किया? दांत जो है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, तोड़ दिया तो उसके बाद जीभ क्या हुआ? इधर उधर खाना को घुमाया, फिर उसमें क्या हुआ? लार में क्या पाया गया? टाइलिन। टाइलिन जो है वो खाना को कैसा बना देगा? लुगदी मतलब पूरा गीला बना जाता है। फिर धीरे धीरे क्या होगा? आगे जो प्रोसेस होता है ग्रसनी के द्वारा वो बढ़ता है। अब ग्रास नली में क्या होता है? तो ग्रास, ये लगभग ग्रास नली के बारे में याद रखना है कि लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। ग्रास नली कैसी? 25 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। इसका काम केवल भोजन को मुख से आमाशय, ग्रासनी का ये जो होता है ग्रसनी का काम, इसका काम होता है कहाँ करना? खाना को मुख से आमाशय तक पहुंचाना। बस एक समझो कि ये कुरियर का काम करता है। इसकी मांसपेशियां सिकुड़ती है और फैलती है, जिसे भोजन नीचे जाता है, इसे क्रमाकुंचन कहते हैं। क्रमाकुंचन के बारे में बताएं। क्रमाकुंचन किसको बोलते हैं? कि फैलेगी और सिकुड़ेगी। यहाँ भोजन का पाचन नहीं होता है। भोजन का पाचन ग्रसनी में होता है? तो बोलेंगे नहीं। तो भोजन का पाचन ग्रसनी में नहीं होता है। ग्रसनी क्या है? एक माध्यम है जो खाना को क्या करता है? कहाँ से कहाँ पहुंचाता है? तो खाना को पहुंचाएगा मुख से आमाशय तक। अब बताइए इतना समझे कि नहीं? देखिए, अब आमाशय का क्या काम होता है? तो आमाशय क्या करता है कि भोजन को कुछ समय के लिए संग्रह, मतलब आमाशय में भोजन जो होता है कुछ समय के लिए यहाँ पे जाके जमा होता है। यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बताए हैं, पेप्सिन एंजाइम, इसी में पाया जाता है पेप्सिन एंजाइम। और म्यूकस जो श्लेष्मा, जो चिपचिपा पदार्थ होता है, वो रहता है जमा। एचसीएल जीवाणु, यहाँ पे एचसीएल क्या होता है? एचसीएल जीवाणु को नष्ट करता है और पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। मतलब ऐसा पूछा था कि पेप्सिन प्रोटीन का पाचन कौन करता है? तो आमाशय में प्रेजेंट उपस्थित पेप्सिन। भोजन यहाँ अच्छी तरह मिलकर गाढ़े पेस्ट में बदल जाता है। गाढ़े पेस्ट में बदल जाता है भोजन मिलकर, जिसको हम क्या बोलते हैं? काइम। आमाशय भोजन को मुलायम करके पाचन में, आमाशय का काम होता है भोजन को मुलायम करके क्या करना? पाचन में मदद करना। यहाँ पे दिया हुआ है कि ग्रास 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 नली भोजन यहाँ आता है, मतलब ग्रास नली से भोजन यहाँ आता है आमाशय की भीतरी सतह। ये जो है आमाशय का भीतरी सतह है। भोजन गाढ़ा पेस्ट, भोजन का जो होता है गाढ़ा पेस्ट बन जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं क्या? काइम। छोटी आंत की ओर से भोजन यहाँ से छोटी आंत में जाता है और यहाँ से भोजन फिर कहाँ चला जाता है? छोटी आंत में। तो इतना समझ गए? चलिए, तो अमाशय का क्या काम होता है? अमाशय का काम क्या होता है कि भोजन को क्या करना? गीला कर देना। गीला करके उसमें कुछ, अमाशय का कभी कभी ये पूछा जाता है कि अमाशय कैसा होता है, तो अमाशय का शेप कैसा होता है? बैग की तरह होता है, जिसको बोलते हैं जे शेप। जे शेप का इसका आकार होता है। जे शेप जैसा इसका आकार होता है। ऐसे देख रहे हैं कि कैसा है? ये जे की जैसा ऐसे दिखाई देगा। ये जे शेप का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यकृत, लीवर, यही होता है। ये क्या है? ये लीवर। कभी कभी ये होता है कि आप खाते हैं नॉनवेज, चिकन और मटन। चिकन मटन में जो सबसे ज़्यादा खाने का चीज़ होता है, इसमें सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है एनर्जी, ऊर्जा, प्रोटीन, वो किस में पाया जाता है? लीवर, जिसको कहते हैं कलेजी। कलेजी कौन कौन खाते हैं? तो यकृत जो होता है वो क्या करता है? पीत रस बनाता है, जिसको हम बोलते हैं बाइल जूस। इसका काम होता है जो क्या होता है? क्षारीय। कभी कभी देखते हैं मछली खाते हैं, कभी कभी तीखा लगता है, वही जो होता है वो क्या होता है? पीत उसमें जो बच जाता है, इसके कारण क्या होता है? तीखा लगता है। पिताशय, पिताशय का काम होता है पीत रस को, मतलब बाइल। यहाँ पे बाइल जूस कौन बनाता है? पूछा था कि बाइल जूस कौन, पीत रस कौन बनाता है? तो पिताशय, जिसको क्या बोलते हैं? गॉल ब्लाडर। गॉल ब्लाडर, जिसको बोलते हैं पिताशय। अब नाम है पिताशय, तो पिताशय तो क्या बनाएगा? पीत बनाने का काम करता है, पीत बनाना। और पीत रस क्या करती है? पीत रस को छोटी आंत में भेजता है। और ये क्या करता है? लीवर, पीत रस जो होता है उसको कहाँ भेजता है? छोटी आंत में। यह पेट के दाहिने भाग में स्थित होता है। लीवर जो होता है, पूछा जाता है कि पेट के बाएं भाग में कि दाहिने, तो पेट के दाहिने भाग में रहता है। पीत वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ता है। पीत का काम होता है वसा, फैट। फैट किसमें किसमें मिलता है बताइए? जितना भी तेल, बटर, मक्खन, ये सब में क्या मिलता है? वसा, फैट, जिससे शरीर में चर्बी बढ़ता है। इसलिए कभी कभी क्या होता है कि लीवर जो होता है वो कहता नहीं कि लीवर डैमेज हो गया है, लीवर में क्या होता है? चर्बी बढ़ गया है। तो ये सब लीवर में क्या होता है कि लीवर में बहुत ज़्यादा अगर जो ऑयली सामान खा रहे हैं, तो लीवर का काम क्या होता है? वसा का पाचन करना। यह शरीर में पोषक तत्वों का भंडारण करता है, जैसे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम कौन करता है? तो कौन करता है? लीवर। यकृत पीस रस बनाकर वसा में पाचन, मतलब याद रखना है कि यकृत, मतलब जो यकृत लीवर का काम होता है वो क्या करना? पीताशय से पीत रस बनाकर पीत रस को कहाँ भेजना? छोटी आंत में। समझे? बताइए, कोई दिक्कत होगा तो बताइए। पिताशय के बारे में बता दिए कि पिताशय क्या होता है, तो ऐसा दिखाई देगा। ये क्या होता है? लीवर। और लीवर के जस्ट बगल में जो होता है लीवर, और लीवर के बगल में क्या होता है? ये पिताशय। ये लीवर के बगल में दिखाई दे रहा है पिताशय। यहीं पे पीत नली होता है। ये जो है क्या है? पीत नली है, जो कहाँ से जुड़ा होता है? छोटी आंत से। छोटी आंत का अलग अलग 3 पार्ट होता है, उसमें जाता है छोटी आंत में। पिताशय यकृत के नीचे स्थित एक छोटी थैली आकार का होता है, ऐसा। इसका मुख्य कार्य पीत रस को संग्रहित है, बताया पीत रस का संग्रहित करना। जब हम वसायुक्त भोजन करते हैं, तब पिताशय संकुचित होकर पीत रस को पीत नली के द्वारा छोटी आंत में भेज देता है। जैसे भोजन करते हैं ना, तो भोजन करते हैं तो पिताशय क्या करता है कि पीत रस के द्वारा छोटी आंत में भेज देता है, जिससे वसा का पाचन हो जाता है। पिताशय पीत रस को संग्रहित करता है और आवश्यक पड़ने पर छोटी आंत में। पिताशय क्या करता है? पीत रस को संग्रहित करता है और जरूरत पड़ने पर कहाँ भेजता है? छोटी आंत में। समझ गए? अग्न्याशय का क्या काम होता है? तो सबसे आए, और एक बात तो क्या कि हमारे बॉडी में पूछा था कि हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, यकृत। अग्न्याशय का क्या काम होता है? अग्न्याशय को बोलते हैं मिश्रित ग्रंथ, क्योंकि ये क्या करता है? एंजाइम और हार्मोन दोनों बनाने का काम करता है। अब एंजाइम हार्मोन क्या होता है, जब जनन चैप्टर पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, उसमें बताएंगे एंजाइम हार्मोन क्या होता है। अग्न्याशय पेट के नीचे अमाशय के पीछे स्थित एक लंबी ग्रंथि है। अग्न्याशय में जैसे किसी को सुने कि शुगर हो गया, शुगर बढ़ गया, ये सब किसके द्वारा? अग्न्याशय। अग्न्याशय के ही क्या होता है? अग्न्याशय के द्वारा ही होता है कि वो सब किसी का शुगर बढ़ गया, तो अग्न्याशय क्या कर रहा है? प्रॉपर्ली उसमें वर्क नहीं कर रहा है, यहाँ पाचक रस बनाता है और इसे छोटी आंत में भेजता है। अग्न्याशय का काम होता है पाचक रस बनाना, कहाँ भी ना? छोटी आंत में। इस रस में कई एंजाइम होते हैं जो भोजन, मतलब क्या होता है कि अब डेली लाइफ में हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन ये सब तो लेते हैं, वसा ये सब तो लेते हैं, तो ये तीनों का पाचन करने का काम कौन करता है? ये अग्न्याशय है, जो कहाँ भेजता है? छोटी आंत में। यह शरीर में बनने वाले हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकागॉन को भी रक्त में भेजता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंसुलिन का जो होता है, इंसुलिन को क्या, इंसुलिन और ग्लूकागॉन को रक्त में कौन भेजता है? तो अग्न्याशय। इंसुलिन और ग्लूकागॉन को रक्त में कौन भेजता है? तो अग्न्याशय। इंसुलिन क्या होता है? तो इंसुलिन का इंजेक्शन पड़ता है कब? जब आपका डायबिटीज बढ़ जाएगा, जब आपके बॉडी में शुगर का मात्रा बढ़ जाएगा। अग्न्याशय पाचक रस बनाकर भोजन के पाचन में मदद करता है, हार्मोन बनाकर शरीर में शुगर स्तर को नियंत्रित करने का भी काम कौन करता है? तो अग्न्याशय।
ये पूरा है, ये नोट कर लिए एग्जाम के लिए काफ़ी। अगर तो पूरा बायोलॉजी पढ़ लोगे तो आधा तो बन जाओगे, जो होते हैं झोला छाप डॉक्टर। कोरोना का समय याद है ना, ये झोला है, उसी को देख के नाम रखा गया विद्या वायरस। वायरस का काम क्या होता है, सब तक पहुंचाना। कितना तेजी से फैला था। हम लोग का भी काम है कि पूरा तेजी से आप लोग के पास फैला। चलिए आगे देखिए। अब मेन जो आता है वो छोटी आंत। नाम तो है छोटा लेकिन काम क्या है, बड़ा। तो इसका नाम है छोटी आंत क्यों पड़ा? तो छोटी आंत इसलिए पड़ा क्योंकि ये क्या होता है, पतला होता है। छोटी आंत इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये क्या होती है, ऐसे होती है ये पतली। ऐ- ऐसे जो देखने में ऐसा नली लगता है, ऐसे पूरा जो होता है ये पतला ऐसा नली दिखाई देगा ऐसे। तो ये पतला नली होती है, इसको क्या बोलते हैं, छोटी आंत। अब छोटी आंत पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है। पूछा जाता है इसकी लंबाई कितनी होती है, तो 6 से 60 मीटर लंबी होती है। भोजन का अधिकांश पाचन छोटी आंत में ही होता है। ये 3 भागों में बटा होता है। सबसे छोटी आंत जो होता है वो 3 भाग में बटा होता है। एक होता है ग्रहणी, जिसको क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम। एक होता है मध्यांत, जिसको बोलते हैं जेजेनम। और एक होता है शेषांतर, जिसको बोलते हैं इलियम। ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, जेजनम और इलियम, ये 3 भाग होता है किसका, छोटी आंत का। इंग्लिश में ही इसका नाम याद करना आसान है, तो इसे ग्रहणी, मध्यांत और शेषांतर। अग्न्याशय का पाचक रस और यकृत से आने वाला पित्त रस, यही भोजन के साथ मिलकर पाचन में सहायता करता है। कौन, छोटी आंत। छोटी आंत की भीतरी सतह पर असंख्य सूक्ष्म उंगली जैसा, ऐसा उंगली जैसा पाया जाता है। छोटी आंत है ना, इस पे क्या होता है कि असंख्य ऐसे उंगली जैसा, ऐसा जो होता है स्ट्रक्चर, ऐसे उंगली जैसा देख रहे हैं, ऐसा पाया जाता है संरचना, जिसको क्या बोलते हैं हम, जिसको बोलते हैं, ऐसा उंगली जैसा निकला हुआ स्ट्रक्चर पाया, जिसको बोलते हैं भिलाई। क्या बोलते हैं, बिलाई। ऐसे निकला हुआ होता है पूरा, हुआ ऐसे उंगली जैसा ऐसे संरचना होगा, जिसको बोलते हैं हम क्या, बिलाई। तो छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन सा, कौन कौन सा बताओ, ड्यूडेनम और जेजनम और इलियम, ग्रहणी, मध्यांत और शेषांतर। छोटी आंत भोजन के पाचन और पोषक तत्वों के अवशोषण का मुख्य स्थान है। छोटी आंत जो होता है वो भोजन भोजन के पोषक तत्व के अवशोषण का जो होता है वो मुख्य स्थान होता है। छोटी आंत के सतह, ऐसा पूछा था कि छोटी आंत के सतह पे असंख्य उंगली जैसा संरचना होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, बिलाई। ये पूछा जाता है कि उंगली जैसा संरचना को क्या बोलते हैं, तो बिलाई। अब बड़ी आंत, बड़ी आंत के बारे में मैंने क्या बताया था आपको, तो बड़ी आंत के बारे में आपको बताया था कि जो भी छोटी आंत में जो नहीं पच पाते हैं, जो भी जल है और जो भी अनपचे पदार्थ हैं, वो कहाँ जाते हैं, बड़ी आंत में। और बड़ी आंत में इनका अवशोषण, जिसको बोलते हैं, इसमें भी होते हैं बहुत सारा, जिसका नाम अनुक्रमी का, अवरोही वृदांत, डिसेंडिंग कोलोन। एक होता है सिग्माइड वृदांत, इसका भी पार्ट होता है अलग अलग। एक होते हैं आरोही वृदांत, असेंडिंग कोलोन। ये सब ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बस इतना समझना है कि ये होता है बड़ी। अब छोटी आंत के बारे में कितना बताते हैं कि 6 से 7 मीटर लंबा होता है। अब ये बताइए, 6 से 7 मीटर, इंसान कितना मीटर लंबा होता है, इसके तुलना में कितना। तो ऐसा कभी कभी मन में सवाल आता होगा, या कि छोटी आंत जो है हमारे शरीर में इतना लंबा कैसे रहता है, तो कैसा रहता है, पूरा घुमा हुआ रहता है, मतलब लपेटा हुआ रहता है, पतला पतला नली के रूप में। ऐसा नहीं है हमारे शरीर से बड़ा है हमारे शरीर में। बड़ी आंत छोटी आंत के बाद, मतलब बड़ी आंत छोटी आंत के बाद शुरू होती है, और लगभग कितना मीटर होती है, 1.5 मीटर। जो क्या होती है, छोटी आंत पतली होती है लेकिन बड़ी आंत मोटी होती है। यह अपचित भोजन का शेष भाग प्राप्त करती है, मतलब जो भी भोजन नहीं पच पाया उसका शेष भाग जो है वो कौन प्राप्त करती है, बड़ी आंत। इसका मुख्य कार्य पानी और कुछ लवण के अवशोषण करना है। इसका मुख्य, बड़ी आंत का जो मुख्य कार्य है वो क्या करना, पानी का अवशोषण करना, और जो बच गए पदार्थ उनका अवशोषण करना। इसमें पाए जाने वाले जीवाणु, इसमें कुछ बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं, और विटामिन के और कुछ विटामिन बी समूह बनाने में मदद करते हैं। क्या करते हैं कि बड़ी आंत में कुछ बैक्टीरिया पाई जाती है जो विटामिन के और विटामिन बी बनाने में मदद करते हैं। अंत में बचा हुआ गाढ़ा पदार्थ मल बन जाता है। अब जो बड़ी आंत में जो पदार्थ बच गया वो क्या बन जाता है, मल बन जाता है, और मलाशय में चला जाता है। मलाशय में चला गया मतलब मल बन गया यहाँ पे, और मलाशय में जाके ये जमा हो गया।
मल बन गए और ये जाके कहाँ मलाशय में जमा हो गए और फिर क्या होता है मल द्वार के द्वारा जो होता है वो बाहर निकल जाते हैं। बड़ी आंत पानी का अवशोषण करके मल बनाती है और उसमें अपघटित जीवाणु कुछ विटामिन बनाने में हमारी मदद करते हैं। तो बड़ी आंत में क्या होता है कुछ जीवाणु पाए जाते हैं जो विटामिन के और विटामिन बी बनाने में मदद करते हैं। बड़ी आंत का काम होता है क्या करना, जल का अवशोषण और कुछ अपचित जो पदार्थ होते हैं उनका अवशोषण करना मतलब पचाना। इसकी लंबाई कितनी होती है तो 1.5 मतलब 1.5 मीटर। बताइए कोई दिक्कत? मेहनत करते रहिए, बायोलॉजी इतना आसान है एकदम मजा आएगा पढ़ने में। अब ये है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इसका क्या काम होता है, पूछेगा छोटी आंत का क्या, ऐसे पूछेगा कि मानव के पाचन तंत्र को बताए उसके पूरी प्रक्रिया को लिखे। तो क्या लिखेंगे प्रक्रिया को, तो छोटी आंत बड़ी आंत ये सब के बारे में लिखना पड़ेगा ना। अब मलाशय के बारे में आता है तो मलाशय का क्या काम होता है, तो मलाशय बड़ी आंत का अंतिम भाग होता है। हमने देखा था कि मलाशय, ये जो मलाशय होता है ये बड़ी आंत हो गया, इसका जो होता है अंतिम भाग होता है मलाशय। मल का जो क्या करता है मल का संग्रह करता है बड़ी आंत, और इसमें क्या होता है कि ये बड़ी आंत हो गया मल का संग्रह और मलाशय। मतलब कहने का ये मतलब कि जो अनपचा पदार्थ है अब वो शरीर से कैसे बेकार पदार्थों का मलाशय में जमा रहता है, मलाशय में जमा है और हमारा क्या करता है ब्रेन उसको सिग्नल देता है कि अब तुम बाहर जाओ। जैसे बाहर जाएगा तो बाहर हमारे शरीर पे निकलने के लिए कौन मस्तिष्क करता है, तो हमको क्या लगता है हम जाते हैं कहाँ, जैसे होगा तो मल निकलने के लिए कहाँ बाथरूम, और बाथरूम में क्या होता है कि मल गुद्दा द्वारा क्या होता है कि जितने भी बेकार पदार्थ है वो बाहर निकल जाते हैं। जब मल की मात्रा अधिक हो जाती है तो मलाशय की दीवारें फैलती है। मल की मात्रा अब शरीर में बहुत अधिक हो गई तो मलाशय की दीवारें फैलती है और इसे उसमें रिसेप्टर होता है जो मस्तिष्क को सिग्नल देता है। मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा जमा हो गया था, जमा हो गया वेस्ट मटेरियल बेकार पड़ा तो शरीर से बाहर जाना चाहिए, तो बाहर तो वो क्या होता है कि उसमें रिसेप्टर लगा होता है जो मस्तिष्क को क्या देता है सिग्नल देता है। और मल त्याग होने तक मलाशय मल को सुरक्षित, लेकिन जब तक मल त्याग ना हो तब तक मलाशय जो होता है वो मल को सुरक्षित रखता है। तो पूछा था कि मल सुरक्षित कहाँ रहता है तो मलाशय में, और निकलता बाहर किसके द्वारा है तो एनस, जिसको बोलते हैं क्या गुद्दा मतलब मल द्वार। मलाशय मल को कुछ समय के लिए एकत्रित करता है और मल त्याग होने तक मलाशय का काम है कि मल त्याग होने तक उसको क्या करना मल को सुरक्षित रखना। अब पूरी प्रक्रिया के बारे में तो हमने समझ गए, अब जितनी भी प्रक्रिया थी आपको समझाए, आपको अच्छे से समझ में आ गया कि पाचन में क्या क्या था। तो पाचन में हमने पढ़ लिया सबके बारे में कि मुंह का क्या काम होता है, आमाशय का क्या काम होता है, छोटी आंत का क्या काम होता है, पित्ताशय का क्या काम होता है, उसके बाद बड़ी आंत का क्या काम होता है, मलाशय का क्या काम होता है, मल द्वार का क्या काम होता है, ग्रसनी जो होती है वो क्या काम करती है, खाना कहाँ पचता है, सबसे जो खाना मेन पचने का जो जगह होता है कौन सी होती है छोटी आंत। तो ये सब के बारे में हमने बहुत अच्छे से जाना और आशा है कि आपको पूरी अच्छे से समझ में आई होगी और एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। बाकी जो भी इस पर लिखा हुआ है अगर आपने नहीं लिखा तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए पाचन तंत्र का कार्य एक बार पूरा समझ लेते हैं कि क्या क्या काम होता है। तो हम जो भोजन खाते हैं वो एक जटिल पदार्थों से बना होता है जिन्हें शरीर सीधा उपयोग नहीं कर सकता। मतलब हम जो भोजन खाते हैं वो जटिल पदार्थ से बना होता है, इसको शरीर क्या कर सकता है कि डायरेक्ट जो होता है वो नहीं पचा सकता। इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए पूरी प्रक्रिया हमने बताया वो पाचन तंत्र भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़ता है। पाचन तंत्र का काम क्या होता है छोटे छोटे कणों में तोड़ना। पाचन में यांत्रिक पाचन चबाना पीसना आदि ये सब सम्मिलित है। रासायनिक पाचन दोनों शामिल है, रासायनिक पाचन भी होता है। पोषक तत्व छोटी आंत की दीवारों द्वारा अवशोषित होकर रक्त में मिल जाते हैं। पोषक तत्व जो होते हैं वो छोटी आंत के दीवार से क्या होते हैं अवशोषित होते हैं, रक्त में मिल जाते हैं और शरीर के सभी भागों तक पहुंच जाते हैं। शरीर के सब भाग तक पहुंच गया तो अवशोषित ना होने वाले पदार्थ कहाँ चले जाते हैं बड़ी आंत में, और बड़ी आंत में और शेष मल बनकर मलाशय में, और जितना भी होता है जो नहीं अवशोषित हुए मल बनकर मलाशय में जमा हो जाते हैं। मल शरीर से गुदा के द्वारा बाहर निकल जाता है, मल जो होता है शरीर से गुदा द्वारा बाहर निकल जाता है। पाचन तंत्र हमारे शरीर को ऊर्जा वृद्धि मरम्मत और अन्य क्रिया के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। पाचन जो होता है हमारे शरीर के लिए क्या क्या प्रदान करते हैं, क्या प्रदान, ऊर्जा वृद्धि मरम्मत और अन्य। ऊर्जा वृद्धि मरम्मत ये जितनी भी प्रक्रियाएं होती है वो किसके द्वारा पाचन तंत्र के द्वारा होती है, और हमारा बॉडी जो होता है शरीर जो होता है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है ग्रो करता है, और ये सारी प्रक्रियाएं जो है वो किसकी है वो पोषण की है। तो पाचन तंत्र के बारे में आप लोगों को आशा है कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।
कोई डाउट नहीं होगा। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं कौन कौन बता पाते हैं आज जितना पढ़ाया उसके बेस पे। चलिए तो बताइए, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, किसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है पाचन तंत्र में? पहला जो ऑप्शन ए है वो है छोटी आंत, बड़ी आंत, सी में है हम नहीं जानते, और डी में है लेट से देखे क्लास। अब बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है चारों में से? जो बता देगा उसको 7 करो। चलो कौन सा सही है? बड़ी आंत। वाह, इसमें क्या होता है, बड़ी आंत के बारे में मैंने बताया था कि बड़ी आंत की लंबाई होती है कितना मीटर होती है? 1.5 मीटर। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इनमें कौन छोटी आंत का भाग नहीं है? इनमें कौन छोटी पहला ऑप्शन देते हैं, कौन छोटी आंत की भाग नहीं है? तो पहला ट्यूडेनम, जेजनम, इलियम, और 4 में हमको ना पता गुरुजी। इसको क्या बोलते हैं? तो बताइए इसमें कौन सा जो पार्ट है वो छोटी आंत का भाग नहीं है? तो छोटी आंत का भाग इसमें कौन सा नहीं है? तो तीनों जो है वो छोटी आंत का भाग है। इसका मतलब क्या आपको पता है कि नहीं? तो पता है क्योंकि आपने क्लास पूरी देखी है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कहाँ बदलता है? ऑप्शन ए है छोटी आंत, बी है बड़ी आंत, सी है अग्न्याशय, और डी है हम नहीं जानते हैं। बताइए आप जानते हैं कि नहीं? कौन सा ऑप्शन लगा दे? किसको लॉक कर दिया जाए? ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए ये आज का क्लास था, इसमें बहुत सारा है, इसके बेस पे जितना भी है इसके बेस पे लेके आएंगे, कौन सा जितना भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो एग्जाम में आ सकते हैं वो लेके आएंगे। बाकी जितना भी ये बताइए कि ये समझ में आया कि नहीं आप लोग को। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को अच्छे से समझ में आई होगी और आशा है कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और देखिए और क्या कीजिए, विद्या वाला चैनल को फैलाइए क्योंकि ये आपका अपना चैनल है और आपका चैनल है, और इसे पढ़िए, लाभ उठाइए और जुड़े रहिए। आज के लिए इतना, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।